जय हिंद दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2011 का पीवाईक्यू करेंगे, सीडीपी का पीवाईक्यू करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको यूपी टेट जो जुलाई में होने वाले हैं 2, 3, 4 को, उसमें सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न वो हमारा प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? तो कौन सी कक्षा में शिक्षण खेल विधि सबसे खेल विधि आधारित होती है? तो ये विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये गणितीय विकार, इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। ये गणितीय संबंधी विकार है, इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का संबंध कैसा होना चाहिए? तो विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम यानी कि सीखने के प्रक्रम में मोटिवेशन का क्या कारण होता है? तो ये सीखने का अधिगम होता है, उसमें मोटिवेशन नए सीखने वाले अधिगम जो के लिए जो रुचि का निर्माण करना होता है, ये मोटिवेशन का काम करता है। जो नया सीखा जाता है अधिगम, उसमें रुचि का निर्माण करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि यानी कि लो विजन वाले बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो जो कक्षा 5 में न्यू दृष्टि यानी कि जो लो विजन वाले बच्चे होते हैं उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, और ऑडियो सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उन्हें सुनने वाले जो टेलम होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो श्यामपट्ट को दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि विजुअल सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो इसमें शिक्षण कुशलता से ये श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये चारों होता है जो टीचिंग स्किल होता है, टीचिंग स्किल से संबंधित ये श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना और प्रश्नों को हल करना, ये सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो जो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो उनके अंदर जिज्ञासा जागेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो किंडरगार्टन है वो फ्रोबेल ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या काम करेंगे? तो अगर आप एक अभिभावक, जो एक बच्चा उसके माता पिता आपसे मिलने विद्यालय में नहीं आते हैं, तो आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे और उनके बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण यानी कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव की क्या मान्यता है? तो बच्चों में जो सांप्रतिक दृष्टिकोण होती है वो बचपन, वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के छात्रों को पठन परीक्षण के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कक्षा 5 के छात्रों को पठन परीक्षण के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 2011 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ये पीवाईक्यू बेस्ड है। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाले
आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव किसमें करता है? तो जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा होता है वह स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाइयों का सामना करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह से प्रेरित करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं उनको उसी तरह का माहौल परिवेश चाहिए होता है ताकि वो इनकरेज हो और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन के चित्तवृत्ति मूड में नहीं है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर विद्यार्थी कक्षा में उसका मूड नहीं है, पढ़ने में मूड नहीं है, तो शिक्षक क्या करेगा? उनकी रुचि के अनुसार या उसके विषय के अनुसार जो उसको रुचिपूर्ण लगती है उसके हिसाब से उसको पाठ अध्ययन करवाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार जिसमें बच्चा किसी घटना या फिर कोई दुर्घटना हुई हो वो या फिर तो जो तार्किक सोच होती है वो सोचना स्टार्ट कर देता है, वह मूल संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो जो बच्चों में 4 बौद्धिक जो होती है विचार चरण होते हैं वो पियाजे द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी पहचान पियाजे ने की है, जो 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उनके जो सीखने में अभिभावक की भूमिका होती है वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए, यानी कि प्रोएक्टिव होनी चाहिए। इसकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा जो तरीका है उसे परिभाषित करने का वो विद्यालय एवं कक्षा में हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, यानी कि मोटिवेटेड टीचिंग का संकेत किसे माना जाता है? तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना ये मोटिवेटेड टीचिंग का एक हिस्सा माना जाता है, संकेतक माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए? तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना और उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक को हमेशा बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में खेल खेलना विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है? तो विद्यालय में खेल खेलना विद्यार्थियों के लिए यह सहयोग और संतुलन का विकास करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्यालय में जब खेल खेलते हैं तो सारे बच्चे आपसी सहयोग करते हैं और वो एक दूसरे से सीखते हैं अनुकरण करके। इसे आपसी सहपाठी की भावना जागृत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो परिवार जो होता है वो शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और विद्यालय औपचारिक साधन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को कैसे विकसित करता है? तो जो एक शिक्षक होता है अपने विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों का विकास आदर्श के रूप में स्वयं बर्ताव करके करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक शिक्षक जो होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये हाइपर एक्टिव जो बच्चा होता है उसको सही दिशा में लाने के लिए हम उसे श्यामपट्ट पर साफ करने या सामग्री बांटने जैसे रचनात्मक कार्य देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के अन्य समूहों के प्रति एटीट्यूड साधारणतः किस पर आधारित होती है? जो बच्चों की एटीट्यूड होती है वह उनके अभिभावकों के चित्रवृत्ति यानी कि मूड पर आधारित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपकी कक्षा में जो 2 मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे।
जब हमारी कक्षा में जो मंदबुद्धि बैठेंगे उनके हिसाब से उनको शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अपने को वहाँ उसमें समाहित कर लें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका वास्तविक अर्थ होता है कि उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन यानी कि इमोशनल एडजस्टमेंट किसमें प्रभावित होता है? तो इमोशनल एडजस्टमेंट वो व्यक्तिगत निर्माण में भी वो प्रभावी होता है, कक्षा में भी प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी प्रभावी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खेल विधि प्लेवे मेथड का जनक किसे माना जाता है? तो प्लेवे मेथड ये हेनरी कोल्डवेल कुक को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किंडरगार्टन शब्द में किड्स का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं। किंडरगार्टन में किड्स का क्या अर्थ है? तो किंडरगार्टन में किड्स का अर्थ होता है बालक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और गार्डन का भी पूछता है तो गार्डन मतलब बागीचा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो उस किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका एक माली की तरह होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की अवधि ये 2 से 7 वर्ष की होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले हमें पीवाईक्यू में ये हर शिफ्टों में देखने को मिला है। जीन पियाजे की जितनी भी अवधियाँ होती हैं वो उन्होंने बताया है, 4 अवधियाँ बताए हैं कि कौन कौन सी अवस्था होती है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थियरी किसने दिया है? तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थियरी ये एरिक्सन ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अधिगम के अंतर्गत कौशल यानी कि स्किल का वास्तविक अर्थ क्या है? तो सीखने के अंतर्गत जो स्किल होता है उसका वास्तविक अर्थ होता है कि विभिन्न कार्यों का समूह या संगठन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में रुचि और ध्यान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो सीखने की प्रक्रिया में रुचि और ध्यान से संबंधित कथन सही है कि रुचि ध्यान की माँ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो कोहलर ने सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूपी टेट परीक्षा में सामान्यतः वर्ग के लिए उत्तीर्ण अंक कितने होते हैं? तो यूपी टेट परीक्षा में सामान्य वर्ग के उत्तीर्ण अंक होते हैं 90 अंक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होता है। स्किनर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में इसका रिपीट होता है इसका